नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही छोटे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिस टॉपिक का नाम है फूड पिरामिड। इकोलॉजी में आपने सुना होगा, इकोसिस्टम का एक छोटा सा पार्ट बना करता है जिसमें हम लोग पिरामिड्स के बारे में पढ़ा करते हैं। जितने भी खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं उनमें जो जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन निर्भर जीवों को प्रदर्शित करने हेतु हम एक त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं जिसको हम लोग पिरामिड कहते हैं या स्तूप कहते हैं। और इस पिरामिड या स्तूप से संबंधित एग्जाम में निश्चित रूप से एक प्रश्न बनता ही बनता है, तो हमें चांस नहीं लेना चाहिए। और कई बार पिरामिड से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो बच्चे उसको समझ नहीं पाते कि वास्तव में वो पिरामिड के अंदर अपने से पूछ क्या रहा है। तो मैं बड़ा सिंपल वे में आपको पिरामिड की अवधारणाएं समझा देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसमें से जब प्रश्न आएगा तो अपने पिरामिड अवधारणा से बाहर नहीं जाएगा, तो हमें उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ अबाउट फूड पिरामिड। फूड पिरामिड या हम इसे कहते हैं खाद्य पिरामिड। खाद्य पिरामिड को कई बार हम लोग हिंदी में स्तूप भी कहते हैं। स्तूप के नाम से अपने इसको जानते हैं। तो फूड पिरामिड जो है, सबसे पहले इसकी अवधारणा यानी ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर के माध्यम से हम जीवों की संख्या, जैव भार है ना, बायोमास, ऐसा हम लोग बता सकते हैं। तो इस बात के लिए ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा दी थी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स इल्टन। तो चार्ल्स इल्टन नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम पिरामिड अवधारणा को प्रतिपादित किया था, है ना। और इसी इल्टन नामक वैज्ञानिक के सम्मान में हम लोग इन पिरामिड अवधारणा को या इन पिरामिड्स को क्या बोलना स्टार्ट किए? फूड पिरामिड, सॉरी इल्टोनियन पिरामिड। क्योंकि खाद्य पिरामिड की अवधारणा इल्टन ने दी थी, इसलिए इल्टन के सम्मान में हमने इसको इल्टोनियन पिरामिड कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। अब इल्टोनियन पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो इल्टोनियन पिरामिड होते हैं जी 3 प्रकार के। ठीक है ना, ध्यान देना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। एक है जीवों की संख्या, है ना, जीवों की संख्या। एक है जैव भार, है ना, पिरामिड्स ऑफ ए बायोमास, जैव भार के पिरामिड। ठीक है ना। तो एक तो हो गया जीवों की संख्या के पिरामिड, एक हो गया जैव भार के पिरामिड, और एक हो गया परमानेंट पिरामिड जो स्थायी होते हैं, हमेशा स्टेबल रहते हैं, ऊर्जा के पिरामिड। ठीक है, या ऊर्जा का पिरामिड। तो कहने का मतलब है कि ऊर्जा का पिरामिड आपने सुना होगा हमेशा सीधा रहता है। हम कारण पता लगाएंगे क्यों होता है। और जीवों की संख्या और जैव भार, है ना, नंबर्स पिरामिड्स ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, 2 प्रकार के हमारे ऊपर के पिरामिड हैं। ये कभी सीधे भी बनते हैं तो कभी उल्टे भी बनते हैं, तो ये दोनों प्रकार का बना सकते हैं। ये फिक्स है कि ये सदैव सीधा बनेगा, है ना। तो इसका कारण हम जरूर आगे शेयर करेंगे कि ये पिरामिड सदैव सीधा क्यों बनता है, क्या कारण है कि ये पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम एक शब्द याद रखें कि जो इकोसिस्टम में फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, उस खाद्य श्रृंखला का स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी उस खाद्य श्रृंखला को स्टार्ट करने वाले जीव जंतु कौन कौन से हैं, और उस खाद्य श्रृंखला के अंदर सबसे टॉप के जीव कौन से हैं, उनकी संख्या और उनका भार किस प्रकार से निर्धारित होता है। अगर ये 2 बातें हमें पता हो तो हम पिरामिड को आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें कोई वो नहीं है कि हमें कोई ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़े। अब जीवों की संख्या वाला मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। मेरे पास एक वृक्ष इकोसिस्टम है, ठीक है ना, एक वृक्ष इकोसिस्टम है। वृक्ष मतलब एक पेड़ है मेरे पास। अब आप खुद सोच के देखिए, पेड़ के ऊपर क्या हो सकता है? पेड़ के ऊपर पक्षी होंगे, है ना, छोटे छोटे और जंतु होंगे, गिलहरी हो सकती है, बंदर हो सकते हैं। मूल रूप से पेड़ों के ऊपर पक्षियों की हम पहचान ज़्यादा किया करते हैं। तो एक वृक्ष, और वृक्ष के ऊपर क्या होते हैं? हम कह सकते हैं पक्षी। और पक्षी के बॉडी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे जीव हमें दिखाई देंगे। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ माइक्रोब्स, यानी कि सूक्ष्म जीव, जो पक्षियों की त्वचा पर पंखों के नीचे उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो आप खुद देखिए, संख्या जो है वो कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? पेड़ कितना है? 1 है। पक्षी उसके ऊपर थोड़े ज़्यादा हैं, सूक्ष्म जीव तो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम देखें तो पेड़ की तो संख्या 1 है सिर्फ, पक्षियों की संख्या देखें तो बहुत ज़्यादा है। सूक्ष्म जीवों की देखें तो सूक्ष्म जीवों की संख्या तो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सूक्ष्म जीव समझ लीजिए। अब आप खुद थोड़ा इस डायग्राम को, ये जो मैंने एक पिरामिड बनाने की कोशिश करी है, इसको आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि देखो ये त्रिभुज जो है ये कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, सही है ना।
तो अगर मैं पूछूं कि वृक्ष इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड कैसा बना, आप क्या बताएंगे? उल्टा, क्योंकि ये पिरामिड तो उल्टा है। अच्छा, एक शब्द और आप याद रखना, उल्टा जो है उसके लिए हम एक शब्द और यूज़ करते हैं, वो है प्रतिलोमी। कई बार उल्टा शब्द न लिख के प्रतिलोमी शब्द लिख देते हैं, है ना। तो जीवों की संख्या का पिरामिड वृक्ष इकोसिस्टम में कैसा बनता है? प्रतिलोमी बनता है। अंडरस्टैंड इट? बहुत अच्छा है, याद रखने लायक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखिए जीवों की संख्या के पिरामिड, ये तो वृक्ष इकोसिस्टम है, हमने वृक्ष को शुरुआत से समझा है और आगे इसके अंदर निर्भर जीवों की हमने कल्पना की है। अब अगर सपोज करो मेरे पास आ रहा है एक वन इकोसिस्टम, एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में क्या होगा कि वृक्ष जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, अनगिनत वृक्ष होंगे। ये मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ हैं सारे, है ना, सारे के सारे पादप हैं, वृक्ष हैं, है ना। अब आप खुद देख लो, जब पादप या वृक्ष की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो आधार क्या हो गया? चपटा हो गया। तो ऊपर तो पिरामिड फिर ऐसे ही बनेगा, है ना। हमें आधार पता चल गया, देखो कितनी बड़ी बात है ना। अच्छा, इसके अंदर पाए जाने वाले जंतु जो हैं शाकाहारी, उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। अगर शाकाहारी जंगल में बहुत ज़्यादा हो जाए, जंगल से ज़्यादा हो जाए, तो वो तो 2-3 दिनों में जंगल को खाकर नष्ट कर देंगे, है ना। तो जंगल में शाकाहारियों की संख्या जंगल के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति की तुलना में कम होगी, है ना। शाकाहारी के बजाय मांसाहारी तो बहुत ही कम होंगे, सही है ना। और मांसाहारी में शीर्ष मांसाहारी क्या होगा? शेर होगा। और आप खुद देख लीजिए, एक जंगल में शेर की काउंटिंग होती है, हम गिनती करते हैं कि इस फलाने जंगल में इतने शेर हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि पिरामिड कैसा है? सीधा है। तो वन इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड कैसा है? सीधा। इसी प्रकार से अगर आप एक समुद्र की बात करेंगे तो समुद्र में भी, या जलीय इकोसिस्टम, समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, जो मर्जी आप एक्वाटिक इकोसिस्टम की चर्चा कर सकते हैं। तो जो जलीय इकोसिस्टम होते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं, उनमें आप देखेंगे ना, तो जैसे झील है, तो झील में क्या होते हैं? सबसे पहले आधार पर, मतलब झील में जो एक चेन बनी है वो कैसे बनी है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बड़े, ठीक है ना। झील में सबसे पहले, अब झील शब्द से संबंधित मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, जलीय इकोसिस्टम, जलीय एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्योंकि ये किसी में भी शामिल हो सकता है। सबसे पहले ज़्यादातर संख्या होगी किसकी? पादप प्लवक की। पादप प्लवक को अपने बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पादप प्लवक होंगे। उनके ऊपर होते हैं जंतु प्लवक, इनकी संख्या जो है थोड़ी सी उसकी तुलना में क्या होती है? कम होती है। फिर उसके ऊपर होती हैं मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, इनकी संख्या क्या होती है? थोड़ी सी और कम होती है। फिर होती है बड़ी मछलियाँ, है ना, बड़ी मछलियाँ, अब इनकी संख्या क्या होगी? थोड़ी और कम होगी। फिर इसके ऊपर होगा मगरमच्छ होगा, है ना। अब मगरमच्छ की तो झील में संख्या क्या होगी? बहुत ही कम होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैं ये कह दूं कि भाई 500 मछलियाँ हैं और 1000 मगरमच्छ है तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी ना। तो इसका मतलब जीवों की संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बताइए, कम होती जा रही है। पिरामिड कैसा हो गया? सीधा हो गया। मतलब हमें अगर आधार पता चल जाए, शीर्ष पता चल जाए, हम आराम से पिरामिड बता सकते हैं। और पिरामिड से डैम श्योर है 1% आता ही आता है ना। तो इसमें हमें चूकना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम इस तरीके से इसको थोड़ा पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो, जलीय इकोसिस्टम में पिरामिड सीधा, वन इकोसिस्टम में पिरामिड सीधा, ये वन इकोसिस्टम है। अच्छा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास स्थल इकोसिस्टम, उसमें भी इसको शामिल कर सकते हैं। ग्रासलैंड में ग्रास बहुत ज़्यादा होती है, शाकाहारी कीड़े मकोड़े जो हैं वो कम होते हैं, उसके ऊपर मेंढक और कम होते हैं, सांप और कम, और शीर्ष में तो सांप को भी खाने वाला जो बाज है या मोर है वो तो और ही कम हो जाएगा। तो पिरामिड फिर से क्या हो जाएगा? सीधा। वृक्ष इकोसिस्टम में पिरामिड कैसा है? उल्टा है, संख्या का। तो ये काफ़ी हद तक मतलब इंटरेस्टिंग है, हमें थोड़ा सा इसको सही तरीके से मेंटेन करना है। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो वीडियो कम लग रहा होगा और एक इम्पोर्टेंट फैक्चुअल क्लास ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि रियल में यही फैक्ट हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में सीधे बनते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिर से एक और इसका संदर्भ आपको बताता हूँ कि उसी वृक्ष इकोसिस्टम में, है ना, जो वृक्ष था, उस वृक्ष इकोसिस्टम में भार का पिरामिड। तो अब आप खुद देखिए, वृक्ष जो है उसका जो भार है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, है ना। वृक्ष के ऊपर जो पक्षी हैं उनका भार क्या होगा? कम होगा।
और इसके ऊपर जो सूक्ष्म जीव हैं उनका तो भार बिल्कुल ही कम होगा, है ना। तो वृक्ष का जो भार है, मैं देखो इस लाइन की लंबाई से बता रहा हूँ कि वृक्ष का भार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, पक्षी का भार यानी कि पक्षियों का भार, पक्षियों का भार वृक्ष के भार की तुलना में तो बेहद कम होगा, है ना, स्वाभाविक बात है। और फिर अपने लास्ट में आ जाएगा सूक्ष्म जीवों का भार, ठीक है जी, सूक्ष्म जीवों का भार। अब आप खुद समझदार हैं, है ना, सूक्ष्म जीवों का भार। अब आप देख लीजिए पिरामिड कैसा बन गया, सीधा बन गया। वृक्ष इकोसिस्टम में भार का पिरामिड सीधा, संख्या का पिरामिड उल्टा। क्लियर होगी बात, है ना। अच्छा, वन इकोसिस्टम में, ठीक है ना, वन इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, उसमें क्या हमने पढ़ा था कि संख्या का भार सीधा और भार का भी संख्या का पिरामिड भी सीधा और भार का पिरामिड भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। उनमें उल्टा पिरामिड नहीं बनता। जबकि अगर जलीय इकोसिस्टम की बात करें, अपने एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, तो याद रखें जलीय इकोसिस्टम में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जलीय इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड, ध्यान देने वाली बात है, संख्या का पिरामिड जो है ये तो बनता है जी सीधा, जबकि भार का जो पिरामिड होता है ना, भार का पिरामिड ये कैसा बनता है, उल्टा या प्रतिलोमी। अब आप इस बात को समझिए, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है जलीय इकोसिस्टम में भार का पिरामिड उल्टा बनता है, ये वाला प्रश्न पेपरों में बार बार आता है। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न हमारे आरएएस के प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन। कैसे, अब समझिए इस बात को। एक तालाब है, अब आप मुझे बताइए तालाब में सबसे टॉप पर कौन होगा, मगरमच्छ। अच्छा, मगरमच्छ का जो भार होगा किलो में होगा या क्विंटलों में होगा, थोड़ा सोचो। आपको शायद उत्तर मिलेगा कि जो मगरमच्छ का भार है वो क्विंटलों में होगा। सही बात है, क्विंटलों में भी एक आधा क्विंटल नहीं, कम से कम 5, 7, 10 क्विंटल, है ना, बहुत ज़्यादा भारी होता है मगरमच्छ। और एक बड़ा विकसित मगरमच्छ है वो तो काफ़ी ज़्यादा भारी होगा। तो इसका मतलब पादप प्लवक का भार कम, जंतु प्लवक का भार थोड़ा उसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा, मछलियों का भार और ज़्यादा, बड़ी मछलियों का भार और ज़्यादा, मगरमच्छ का भार बहुत ज़्यादा। तो भार पहले कम था, धीरे धीरे भार बढ़ता गया और मगरमच्छ का भार उस जलीय इकोसिस्टम, उस तालाब में सबसे ज़्यादा देखा गया। तो इसका मतलब शीर्ष जो कंज्यूमर है, शीर्ष जो उपभोक्ता है ना, उसके अंदर अगर हम भार की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जैसे मैं यही बता देता हूँ, इसी जगह पर जलीय इकोसिस्टम है ना, थोड़ा ध्यान देना आप सभी, क्योंकि ये बड़ा स्मार्टनेस वाला काम है। और जलीय इकोसिस्टम में देखना ज़रा कि जो पादप प्लवक का भार था, पादप प्लवक का भार वो तो क्या है, बहुत कम है ना। अच्छा, यहाँ मैं किसका भार लिखूँगा, जंतु प्लवक का भार, ये थोड़ा सा ज़्यादा उसकी तुलना में ना। और अगर इसके बाद में अपने देखें मछलियों का भार, है ना, मछलियों का भार, तो स्वाभाविक बात है कि भार तो बढ़ेगा। बड़ी मछलियों का भार, आप खुद थोड़ा समझ लो इसको, है ना, बड़ी मछलियों का भार थोड़ा और बढ़ गया, है ना। ये लो जी, मगरमच्छ का भार, है ना, मगर का भार लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा ना। अब ये देखो, अब भार आप खुद कल्पना करके देखें, भार क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। तो भार का पिरामिड कैसा हो गया, उल्टा, और संख्या का पिरामिड कैसा होगा, सीधा, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो ये मतलब एक अवधारणा है कि आप किसी भी इकोसिस्टम को देखकर ये बता सकते हैं कि उसके अंदर जो जीव हैं वो एक दूसरे पर जब निर्भर होते हैं तो उनकी संख्या कम होती है या उनकी संख्या बढ़ती है, उनका भार कम होता है या भार बढ़ता जाता है। तो ये एक बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है किसी इकोसिस्टम को समझने का, और इकोसिस्टम में फूड पिरामिड्स को समझने का, और फूड पिरामिड में संख्या का और भार का। अब बात करते हैं अपने अंतिम पिरामिड की, जिसका नाम है ऊर्जा का पिरामिड। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टूड है हमेशा से, मैं एक साथ में उसके अंदर पिरामिड भी बताता जाऊंगा और साथ में आप लोगों को जीवों के नाम भी उसमें
थोड़ा मेंशन करता जाता है, तो आप आसानी से उसको क्लियर कर पाएंगे ना, बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास घास है, ठीक है ना, घास के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो सपोज करो 1000 कैलोरीज एनर्जी है इसके अंदर, 1000 किलो कैलोरी, बिग कैलोरीज है ना। तो बड़ी कैलोरीज के लिए किलो कैलोरी शब्द लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बड़ी कैलोरी को किलो कैलोरी कहते हैं। घास, अब घास को कौन खाते हैं? टिड्डे खाते हैं, तो मैं इसके बाद में टिड्डा लिख देता हूँ। अब हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो नियम है वो दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी कोई एनर्जी एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो उसका अधिकांश हिस्सा वातावरण में ऊष्मा के रूप में रिड्यूस हो जाता है और केवल 10% हिस्सा ही अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित होता है। अगर ये बात है तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100 कैलोरीज, सही है। अच्छा, टिड्डे को कौन खा रहा है भाई? मेंढक, हम लोग इस बात को जानते हैं। तो मेंढक का कितना हुआ? 10 कैलोरी, ठीक है जी। अच्छा, मेंढक के बाद में कौन आता है? सांप, तो सांप का कितना हुआ? 1 कैलोरी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 10% ही आगे जा रहा है। अच्छा, सांप के बाद में कौन आ गया? मोर, तो मोर के अंदर एनर्जी कितनी जाएगी? 0.1 कैलोरी। कहने का अर्थ ये है कि आप खुद देख लीजिए कि पहले एनर्जी क्या है? 1000 कैलोरी है, बहुत ज़्यादा है, बाद में 100 थोड़ी कम है, मेंढक 10 थोड़ी और कम है, 1 बहुत कम है, 0.1। अब आपको लगता नहीं है कि पिरामिड सीधा है? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये बात 1000 को इंडिकेट करती है, ये वाला, ये छोटी लाइन 100 को, ये और छोटी लाइन 10 को, ये छोटी लाइन 1 को, और ये बहुत छोटा बिंदुनुमा संरचना वो 0.1 को। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा में लगातार कमी आती रहती है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। तो पिरामिड कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। किसी छोटे भाई बंधु का, भाई बहन का, किसी का भी कोई डाउट हो, आपको लगे कि यार ये प्रश्न मेरे को पूछना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट ज़रूर लिखना और मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन को आंसर का रूप देकर मैं आपको मेंशन ज़रूर करूँ उसमें। तो अप्रिशिएट करो वीडियोज़ को, आगे से आगे भेजो। LDC है, LDC में मेरा टारगेट मैं ये लेके चलता हूँ कि 50 में से मान के चलो 40 क्वेश्चन तक अगर हाथ नहीं मारा तो फिर क्या साइंस को हमने पढ़ा और क्या पढ़ाया, है ना। तो अपने कोशिश यही रखनी है कि अच्छा फ़ायदा मिल सके। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। अपनी एकेडमी सोडा क्लासेस सूरतगढ़ में आप आकर अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में अपने मुझसे कोई डाउट हल करवाना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो आपको उसमें भी वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल को वीडियो देखने वाला बालक ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें जो है डालते रहते हैं, है ना। और हमारा जो टेलीग्राम है, मैं इधर लिख देता हूँ, हमारा जो टेलीग्राम है वो है SODHACLASSES सोडा क्लासेस, है ना। ये सर्च करना, आपको स्पेलिंग थोड़ी ध्यान रखना, यही वाली स्पेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है जो अपनी तरफ से संचालित होता ही नहीं है। तो पता नहीं क्यों विद्यार्थी गुमराह करने हेतु उन्होंने ऐसा प्रयास कर रखा होगा। लेकिन अपना टेलीग्राम चैनल में स्पेलिंग थोड़ी सही रखना और इसको थोड़ा और बड़े तरीके से ज्वाइन करना, और साथ ही साथ अपने साथियों को ज़रूर जानकारी देना बैच से संबंधित, टेस्ट सीरीज से संबंधित। और एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ मैं आपके लिए कल और लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि मैंने एक पुस्तक लिखने का एक साहस दिखाया है और उसमें आप सभी के सहयोग की बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको पुस्तक का जो फ्रंट है वो मैं आपको दिखाऊं, उसका थोड़ा एनालिसिस करके बताऊं। तो कल वाली क्लास में या कल वाले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे पुस्तक के साथ और भी बहुत सारी जानकारी और कुछ आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।